बच्चों लोग, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा वो उस ब्रांच में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे इंथैल्पी, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी का चेंज, ठीक है, इंथैल्पी का टाइप्स, हेस लॉ। तो ये सब पार्ट होता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री का, ठीक। तो यानी केमिस्ट्री जो भी हम लोग केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। कभी कभी इसको बोला जाता है एनर्जेटिक्स। तो किसी किसी बुक में इसको लिखा रहेगा एनर्जेटिक्स, ठीक है। ध्यान देना, जब बात करता हूँ थर्मोकेमिस्ट्री का तो ध्यान देना, तो जनरली क्या माना गया है ना। तो एक एजम्पशन आपस में हम डिस्कस करना चाहते हैं। एजम्पशन क्या आपके साथ है, तो ध्यान देना। एजम्पशन ये है, जैसे मान लें कि हम लोग का जो रियल लाइफ में जो भी प्रोसेस ऑकर कर रहा है, तो इन रियल लाइफ अगर मान लें कि कोई प्रोसेस अगर ऑकर कर रहा है, ठीक है। जब कोई प्रोसेस अगर ऑकर करेगा, जैसे मान लें कि कोई अगर कोई खाना बना रहा है, कहीं पे कोई कोल को बर्न कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई फायर बर्न कर रहा है, कहीं कोई समोसा को तल रहा है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस होता है क्या रियल लाइफ में, तो सारा प्रोसेस होता है ओपन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जनरली कहाँ होता है, तो ओपन एटमॉस्फेयर में। तो अगर ओपन एटमॉस्फेयर में कोई प्रोसेस हो रहा है, तो अगर इसको हम प्रोसेस बोले या बोले कोई केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रियल लाइफ में कोई प्रोसेस हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है या कोई रिएक्शन हो रहा है, तो जनरली ऑकर करता है कहाँ पे, ओपन एटमॉस्फेयर में। कहाँ होता है, ओपन एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो अगर ओपन एटमॉस्फेयर में होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आपका प्रेशर क्या होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री में जनरली हम बात करेंगे उस रिएक्शन का जिसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ध्यान दोगे तो ध्यान, आपके नोट्स में लिखा भी हुआ है कि जनरली इन द थर्मोकेमिस्ट्री रिएक्शन ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर, रिएक्शन ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपका इस कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन के साथ साथ अगर हम टेम्परेचर को जीरो कर दें, सॉरी टेम्परेचर को बोलते कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, आप लोग पढ़े हो कि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ध्यान देना, अगर सिस्टम का प्रेशर के साथ अगर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है, यानी डी यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये तब होता है जब सिस्टम आपका क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ये कंडीशन होने के लिए क्या बोला गया था कि आपका सिस्टम जो है वो सिस्टम होना चाहिए, किससे बना होना चाहिए, आयरन गैस से बना होना चाहिए। और क्या बोला गया कि सिस्टम शुड बी नॉन रिएक्टिव, सिस्टम शुड बी नॉन रिएक्टिव। और क्या होना चाहिए, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, यानी गैस बाहर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा यू जीरो है, ये कब होता है, तो उसका कंडीशन बता दिया आपको, जब सिस्टम आइडियल गैस का होगा, ठीक। सिस्टम का जो है वैसे क्लोज होना चाहिए ताकि गैस बाहर नहीं जा पाए। और क्या होना चाहिए, सिस्टम नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, यानी सिस्टम को रिएक्शन ऑकर नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में आपका डेल्टा यू का चिन्ह जीरो होता है, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। जनरली रिएक्शन जब होगा ना, जब रिएक्शन होता है तो ध्यान देना, ये चीज अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट भी बोल दें तो ये चीज केमिस्ट्री के लिए होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दोगे, अगर मान लेते हैं कि कोई कोई केमिकल, अगर मान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट पे भी एंटी कांस्टेंट कर दें,
एक सेकंड, और हम टी को कांस्टेंट कर दे, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए आर से पी के लिए, तो इसमें क्या डेल्टा यू चेंज 0 होगा? तो ऐसा बोलना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। क्यों गलत है समझो इस बात, ठीक है। एक केस लेते हैं जहां पे जहां मोल कांस्टेंट होता है, ठीक है। केस 1, जहां पे मोल ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा। मोल ऑफ गैस क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। और सिस्टम जो होगा, सिस्टम रिएक्टिव होगा। सिस्टम इज एंड सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट है, एंड सिस्टम इज मोल इज कांस्टेंट एंड सिस्टम इज रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल देना ना, H2 plus I2 gives 2HI। तो यहाँ पे देखोगे, अगर सिस्टम आप शुरू में लेंगे तो सिस्टम शुरू में क्या है, आपके पास H2 है प्लस I2 है, और अब सिस्टम में क्या बन गया, 2HI बन गया। तो गैस का मोल में कोई चेंज नहीं हुआ। गैस शुरू में 2 मोल था, अभी भी क्या 2 मोल है। यहाँ भी 2 मोल गैस है, 1 मोल H2 का, 1 मोल I2 का मान लेते हैं, ठीक है। और आपके राइट साइड में क्या है, आपका 2 मोल गैस है, ठीक है। तो गैस का मोल कांस्टेंट रहा, गैस का मोल कांस्टेंट, बट इसमें एक रिएक्शन ऑकर कर रहा है। अगर हम बोले कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, अगर टी कांस्टेंट कर देंगे, तो अब ये बोला सही रहेगा क्या कि डेल्टा यू का चिन्ह 0 है? तो अगर कोई बोलेगा कि डेल्टा यू का चिन्ह इसके लिए 0 होगा तो गलत है। ये डेल्टा यू चिन्ह नॉन 0 होगा। क्यों होगा बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। जिस प्रोसेस का हम बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आपका एच का बॉन्ड था कुछ, और आपका आई का बॉन्ड था, ठीक है। और एक बन का रहा है, 2HI बन रहा है, यानी 2 पार्टिकल ऑफ HI बन रहा है। वो पता है कि HI बनने से पहले बॉन्ड टूटने का स्टेप हुआ होगा, यानी एच और आई का बॉन्ड टूटा होगा, तभी तो क्या होगा, एच आई का बॉन्ड बना होगा। तो क्या होगा, पहले एच का बॉन्ड टूटा होगा, ठीक है, और आई का बॉन्ड टूटा होगा। मान लेते हैं कि एच का बॉन्ड टूटने का एनर्जी मान लेते हैं कि 400 देना पड़ा मेरे को, 400 सप्लाई करना पड़ा इसे बॉन्ड तोड़ने के लिए, और आई का बॉन्ड तोड़ने के लिए मान लेते हैं कि 100 एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ा। यानी एच का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी अगर हम 400 मानते हैं, और आई का बॉन्ड एंथैल्पी अगर हम 100 मानते हैं, तो ये बॉन्ड टूट गया। अब उसका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो एच ये बॉन्ड हम जूम करें कि एच का जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उसमें 200 एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, मान लेते हैं हम। तो आपको देखो, आपको देना कितना पड़ा तो बॉन्ड तोड़ने में, तो आपको देना पड़ा बॉन्ड तोड़ने में 500, और निकला कितना, 400, ठीक है। तो तब भी आपको जो एनर्जी का चेंज है कितना हो गया, 100 का। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जब केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रहा है, तो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड टूटने का स्टेप हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर भी दोगे, तो बॉन्ड चूंकि टूटने जोड़ने में क्या एनर्जी का चेंज हो रहा है, इसलिए आपका इंटरनल क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या सीखे थे कि जो इंटरनल फंक्शन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और प्लस आपका बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी भी होगा। तो हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि बॉन्ड ब्रेक तो करता नहीं है। तो पहले क्या था कि जो बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू था, ये क्या था, कांस्टेंट हो गया था, ये कांस्टेंट हो गया था। अब क्या है, अब चूंकि बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड टूटे तो ये वैल्यू भी चेंज करेगा। तो कहीं ना कहीं जो डेल्टा यू है, वो डेल्टा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और प्लस डेल्टा ऑफ बॉन्ड एनर्जी होगा। तो अब क्या है, दोनों दोनों में चेंज हो सकता है। अब क्या है, दोनों में चेंज हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि केमिस्ट्री में अगर बॉन्ड टूटा, तो देखो, अगर कोई बॉन्ड टूटेगा, तो अगर नया बॉन्ड बनेगा, तो दोनों का एनर्जी कभी सेम नहीं होगा जनरली, मतलब 90
मतलब ऐसा कोई केस आप नहीं देखोगे जहां पे कोई जिस बॉन्ड को तोड़े हो और जो नया बॉन्ड फॉर्म करेगा दोनों का एनर्जी सेम होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब सेम बॉन्ड टूटेगा सेम बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि H2 है तो H2 से H2 बन गया, यानी बॉन्ड टूटा फिर वापस H2 बन गया। उस केस में अगर छोड़ दें, जैसे मान लें कि H2 है से H2 बन गया, तो यहाँ पे सेम बॉन्ड तोड़ा और सेम बॉन्ड बना दिया, तो उस केस में दोनों बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्ड एनर्जी दोनों का सेम रह जाएगा। बट और कोई और भी केस होगा, मतलब दो डिफरेंट एटम जहां ही बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट पक्का रहेगा। इसलिए क्या होता है केमिस्ट्री में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट भी होगा और गैस का मोल कांस्टेंट भी होगा तब भी क्या होगा, डेल्टा यू का चिन्ह को जीरो मत बोलना। ठीक है, यानी अगर सिस्टम रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन ऑकर कर रहा है, उस केस में डेल्टा यू का टर्म जीरो नहीं मत करना। ठीक है, ये ध्यान देना। ये तो हम पढ़ा है किस लिए, जब मोल कांस्टेंट होता है। और जब मोल कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे मान ले कि जनरली केमिस्ट्री में क्या होता है, मोल कांस्टेंट होता नहीं है। जैसे मान ले तुम कर दिए N2 + 3H2 gives 2NH3 gives 2NH3। तो यार यहाँ पे गैस कितना है, यहाँ पे गैस 4 पार्टी, यहाँ 4 मोल गैस है और यहाँ 2 मोल गैस है, तो गैस ही का मोल ही अलग हो गया। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, गैस के मोल पे। गैस का टाइप पे डिपेंड तो करता नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी चेंज क्या होगा, इसका भी चेंज क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो भी है नॉन जीरो, और जो बॉन्ड एंथैल्पी का चेंज है वो भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी का वो भी टर्म क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो आपको बता दिए कि केस 2, जब गैस का मोल कांस्टेंट नहीं रहेगा तो और भी अब इजिली दिख रहा है कि डेल्टा यू का चेंज क्या होगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा सा अलग है। यानी जब सिस्टम रिएक्ट नहीं कर रहा था, यानी जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो उसमें सिस्टम रिएक्ट नहीं करता है, उस केस में क्या बहुत सिंपली आप बोल देते हो कि टेम्परेचर जीरो अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू हम के चेंज को, यानी इंटरनल एनर्जी के चेंज को हम जीरो बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, रीजन आपको समझा दिया, तो कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये सब रीजन आपके बुक में डिस्कस नहीं किया रहता है। तो आपको लगेगा यार केमिस्ट्री में जीरो क्यों नहीं हो रहा है, फिजिक्स में जीरो हो रहा था। तो रीजन आपको क्लियर हो चुका है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर ऑकर करता है तो गैस का मोल कांस्टेंट नहीं रहता है, गैस का मोल कांस्टेंट नहीं रहता है। गैस का मोल तुम कांस्टेंट कर भी दोगे तो कुछ ना कुछ प्रोसेस में बॉन्ड टूटा होगा और बॉन्ड बना होगा। क्योंकि जिस बॉन्ड को ब्रेक करते हो उससे अलग टाइप का बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड डिफरेंट बनेगा, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पक्का एनर्जी का चेंज रहेगा। ठीक है, यानी एनर्जी का चेंज को हम जीरो तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बच्चों लोग हम लोग को समझ में आ चुका है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो आपका जो डेल्टा यू का चेंज होता है उसको आपको जीरो नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप हो रहा होता है। ठीक है, अब ध्यान देना। आपका सिस्टम में ध्यान देना, आपका सिस्टम पे अगर मान लेते हैं कि सिस्टम अभी पॉइंट 1 पे है, पॉइंट 1 पे बोला गया कि सिस्टम में मोल है N1, वॉल्यूम है V1, मोल N1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T है, R है और प्रेशर P है, और वॉल्यूम है V। सर यहाँ पे ये U1 है इंटरनल एनर्जी और ये V1 है वॉल्यूम है। ठीक है, हम एज्यूम क्या किया है कि जब भी जो प्रोसेस हो रहा है उसमें प्रेशर कांस्टेंट लिया गया है। प्रेशर कांस्टेंट क्यों लिया गया है, तो हम बता चुके हैं कि जनरली केमिस्ट्री का रिएक्शन क्या होता है, ओपन एटमॉस्फेयर में होगा तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे पी को कांस्टेंट लिया गया है, तो यहाँ पी है तो यहाँ भी पी ही रखा गया है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आर क्या गैस कांस्टेंट है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या T2 लिया गया है, क्या लिया गया है, T2 लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पूरे सिस्टम पे अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ क्या था, तो dq इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, dq इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं अगर हम, तो ध्यान देना। तो अगर अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, क्यू प्लस डेल्टा यू प्लस वर्क हो जाएगा, प्लस क्या होगा, वर्क हो जाएगा। यहाँ वर्क किसका होता है, तो यहाँ वर्क होता है सिस्टम का, ये वर्क होता है सिस्टम का। ठीक, अब ध्यान दें, क्योंकि इस प्रोसेस में हम प्रेशर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, पी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर पी कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो इसको हम देख सकते हैं जो क्यू है,
क्यू को हम सकते हैं क्यूपी, क्यू हो गया आपका क्यूपी, डी हो गया डेल्टा यू, और जो पी डी भी है तो पी डी भी अगर मान लेते हैं कि पी अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट में जो वर्क होता है वर्क को इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट करेगा तो पी क्या, पी कांस्टेंट तो पी बाहर आ जाएगा, पी पी होगा पी डेल्टा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी डेल्टा पी हो जाएगा, तो यहीं पे हो गया पी डेल्टा। ठीक, अब जो क्यूपी यानी हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लिख सकते हैं यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन। अब ध्यान देना जो भी टू के करस्पॉन्डिंग टर्म है, जैसे यू टू है एंड वी टू है, उसको एक साथ लेके आ जाओ, तो ऐसे लिख सकता है यू टू प्लस पी वी टू लिख सकता हूँ, माइनस जो वन के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है, जैसे क्या है आपका यू वन है वी वन है, उसको एक साथ लिख ले तो क्या हो जाएगा, यू वन प्लस पी वी वन, यू वन प्लस पी वी वन। ठीक, तो ये टर्म को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब ध्यान देना हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमको क्यूपी निकालना पड़ेगा कभी, अगर हमको क्यूपी निकालना है तो हमको बार बार क्या करना पड़ा, बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यू प्लस पीवी का सम निकालना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे है क्या, तो ध्यान देना अगर कांस्टेंट प्रेशर का तुम हीट निकाल रहे हो, अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर का हीट निकाल रहे हो तो हो क्या रहा है, जो क्यूपी है इसमें हो क्या रहा है कि यू प्लस पीवी का आप चेंज निकाल रहे हो, यू प्लस पीवी का चेंज, मतलब आप पॉइंट वन पे यू प्लस पीवी निकाले और पॉइंट टू पे यू प्लस पीवी निकाले, दोनों का डिफरेंस आपको क्यूपी दे देगा, दोनों का डिफरेंस आपको क्यूपी दे देगा। ठीक, तो आपको बेसिकली जैसे देखो यू टू प्लस पीवी टू किए तो पॉइंट टू हो गया, और यू वन प्लस पी वन मतलब पॉइंट वन हो गया। तो आपको जब भी हीट निकालना पड़ेगा केमिस्ट्री में, चूंकि हम क्या बोल रहे हैं केमिस्ट्री में प्रेशर जो कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। आपके लेवल में आपके लेवल में सारा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो आप लोग को दिख क्या रहा है कि बार बार आपको यू प्लस पीवी का सम निकालना पड़ेगा, यानी जब भी हीट निकालना पड़ेगा तो आपको यू निकालना पड़ेगा और पी और भी निकालना पड़ेगा। इस यू प्लस पीवी का जो डिफरेंस होगा वही होगा आपका क्यू होगा, वही आपका क्यू होगा। ठीक, अब ध्यान देना तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये बार बार जो यू प्लस पीवी का जो सम निकालेंगे उसके बदले हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं इंथैल्पी। तो आपके सामने एक नया टर्म डिफाइन किया गया है इंथैल्पी। ठीक, तो क्या इंथैल्पी क्या होता है, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, जो हम बार बार यू प्लस पीवी का सम निकालेंगे अलग पॉइंट्स पे, उससे बेटर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इंथैल्पी। तो इंथैल्पी हम हर जगह इंथैल्पी निकाल लेंगे, तो इंथैल्पी पे क्या है, हर पॉइंट का यू प्लस पीवी का सम होगा। इसका मतलब अगर हम निकालते हैं इंथैल्पी को, जैसे मान लो यहाँ पे यू प्लस पीवी टू को हम लिख सकते हैं एच टू इंथैल्पी पॉइंट टू, और यू वन प्लस पी वन को लिख सकते हैं एच वन इंथैल्पी। ठीक है, यानी पॉइंट वन का इंथैल्पी चेंज। तो इंथैल्पी किस लिए, तो इंथैल्पी डिफाइन करने से क्या एडवांटेज होगा, आपको बार बार यू प्लस पीवी का सम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी हर जगह आपको यू प्लस पीवी नहीं निकालना है। आपको इंथैल्पी अगर मिल गया तो इंथैल्पी का जो चेंज है, इंथैल्पी का जो चेंज है वही होगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बार बार जो यू प्लस पीवी हमको निकालना पड़ा है, उससे बचने के लिए हम डिफाइन करेंगे इंथैल्पी। ठीक, इन्हें बोलना क्या चाह रहे हैं कि इन एक कंबाइंड हो गया इंथैल्पी एट टू और एक कंबाइंड टर्म हो गया इंथैल्पी एट पॉइंट वन। इन कंबाइंड टर्म क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया। तो बोला क्या गया है कि इंथैल्पी चेंज इक्वल टू हीट होता है। कौन सा हीट होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम इंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो इंथैल्पी क्या हो गया, इंथैल्पी बेसिकली हुआ यू प्लस पीवी का सम को, यू प्लस पीवी का सम को बोलते हैं इंथैल्पी। अब ध्यान देना जब बात करते हैं इंथैल्पी का तो साथ में देते हैं इंथैल्पी चेंज कैसे लिख सकते हैं, डी इंथैल्पी होता है यू प्लस पी भी, तो आप जब डी एच निकालोगे तो डी एच क्या होगा, डी एच क्या होगा, डी प्लस डी ऑफ पीवी, डी ऑफ पीवी। ठीक है, अगर सिस्टम अगर आइडियल होगा, अगर सिस्टम आइडियल गैस होगा और नॉन रिएक्टिव गैस होगा, यानी आपका सिस्टम में आइडियल होगा एंड नॉन रिएक्टिव होगा, तो आपका सिस्टम क्या होगा, आइडियल एंड नॉन रिएक्टिव। सिस्टम क्या होगा, आइडियल एंड नॉन रिएक्टिव। ठीक, तो सिस्टम अगर आपका आइडियल नॉन रिएक्टिव होगा उस केस में क्या करना है, तो ध्यान देना तो सिस्टम आपका आइडियल नॉन रिएक्टिव होगा तो पीवी का बदले हम पुट कर सकते हैं एनआरटी को। तो डी एच इंथैल्पी चेंज उसको लिख सकते हैं डी यू प्लस डी ऑफ एनआरटी, डी यू प्लस डी ऑफ एनआरटी। अब ध्यान देना चूंकि सिस्टम आइडियल है और नॉन रिएक्टिव है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर टी आपका कांस्टेंट होगा
तो अगर टी वो कांस्टेंट कर दें हम, तो आपका डी यू जीरो होता है, आपका डी यू जीरो होता है, ठीक है, इन डेल्टा यू जीरो होगा, प्लस चूंकि टी कांस्टेंट है और चूंकि सिस्टम आइडल है और नॉन नॉन रिएक्टिव है, तो मोल भी कांस्टेंट होगा, तो जो एनआरटी का टर्म ये भी जीरो होगा, मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट कर दिया हम लोग, ठीक है, तो डी एनआरटी का टर्म भी जीरो। इसका मतलब जो डी एस था, इंथैल्पी चेंज था, डी यू प्लस डी एनआरटी था। अब दोनों टर्म जीरो है, डी यू भी जीरो है और डी ऑफ एनआरटी भी जीरो है। इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और अब गैस टी कांस्टेंट होगा और सिस्टम जो होगा आइडियल होना चाहिए, आइडियल गैस का सिस्टम होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव, क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। उस केस में डेल्टा यू तो जीरो होगा, साथ में क्या होगा, साथ में आपका डेल्टा एच भी जीरो होगा। ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो और सिस्टम आइडियल गैस का होगा और नॉन रिएक्टिव होगा, तो डेल्टा यू तो जीरो जीरो होगा, साथ में क्या होगा, आपका डेल्टा एच का भी टर्म क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, तो ये मेरा पहला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग सेट करना कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आईटी में पूछ जाएगा, तो फंस जाओगे, ठीक है। डेल्टा यू तो याद रहता है, डेल्टा एच दिमाग में सेट कर लो कि अगर आइडियल गैस रहेगा और नॉन रिएक्टिव रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे डेल्टा एच का भी चेंज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक, ये ध्यान देना आप, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके अलावा आपको क्या सीखना है, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास अगर अगर सिस्टम रिएक्टिव है, सिस्टम अगर रिएक्टिव है तो मान लेते हैं क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी वी होता है, एच इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस पी वी होगा, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होगा, तो क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी होगा। डेल्टा ऑफ पी वी का मतलब समझ आना चाहिए आपको, तो डेल्टा ऑफ पी वी का मतलब क्या होगा, पी टू बी टू माइनस पी वन वन, मतलब डेल्टा पी वी का मतलब समझ आना चाहिए कि पीवी का डिफरेंस, मतलब पीवी का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वन पे एंड पॉइंट टू पे उसका डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा पीवी का टर्म मतलब समझ में आना चाहिए आपको, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ उसको कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू होगा एंड एक सेकेंड, डेल्टा ऑफ पीवी होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू तो समझ में आता है क्या होता है, यू टू माइनस यू वन, डेल्टा पीवी का मतलब होता है पॉइंट टू पे माइनस पॉइंट वन पे, ठीक है, ये आपको निकालना बेसिकली, ठीक। अब ध्यान है ना, इसे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों लोग, आप लोग क्या करना, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करोगे 31 को, 32 को, ठीक है, और 34 को, इन तीनों क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग फर्स्ट। बच्चों लोग, इन क्वेश्चन में ध्यान देना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 32 नंबर। इसमें आपको बोला क्या हुआ है कि सिस्टम क्या आपका आइडियल गैस का है, सिस्टम आपका आइडियल गैस है और सिस्टम में रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, तो जीरो होगा। अभी तो जस्ट सीखा है ना कि सिस्टम अगर आइडियल गैस रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और सिस्टम रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना ध्यान से, 34 में मांगा गया है नॉन आइडियल गैस के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के बारे में बोला है कि हमको डेल्टा एच का चेंज निकालना है, इंथैल्पी का चेंज, तो ध्यान ना, इंथैल्पी के चेंज के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आपके पास है, डेल्टा यू एंड डेल्टा ऑफ पीवी, डेल्टा ऑफ पीवी,
इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी, क्वेश्चन में डेल्टा यू दिया होता 30 लीटर एटीएम, आपका डेल्टा यू दिया होता 30 इसको कर सकते हैं, प्लस डेल्टा पी वी कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट पे पी और भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर डिफरेंस निकाल लें, तो 0.2 पे क्या 20 है और माइनस 0.1 पे 6 होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा 44। तो 44 एटीएम लीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो 32 समझ में आएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, एंड 34 भी समझ में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, अब ध्यान दोगे, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, 31 पे। ठीक है, तो 31 पे देखोगे, ध्यान देना, कुछ लोग गलती क्या करोगे, ध्यान देना, बोला गया है कि 1 मोल मोनोटोमिक आइडियल गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली, तो बहुत लोग क्या करोगे, आप पी भी का पर गामा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, और यहीं पे गलती कर जाओगे, यहीं पे आपसे गलती हो गया, यानी इसको अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि क्वेश्चन मेंशन क्या, ध्यान देना, आगे पॉइंट पे चेक कर, बोला गया है कि एट इनिशियल टेम्परेचर टी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि बाहर का प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो आपका प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। इसी को हमेशा रखना कि अगर बाहर का प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा, यानी आपका सिस्टम फास्ट मूव किया है, तो एडियाबेटिक बोल तो दिया, लेकिन क्या है कि बाहर का प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है, तो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका पी भी कर गामा अप्लाई मत करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान देना, तो आपको बोला ये हमारा सिस्टम 1 लीटर पे था, सिस्टम 1 लीटर से गया 2 लीटर पे, और यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ था कि आपका क्यू जीरो है, तो क्यू जीरो कंडीशन पर देख के आप क्या करोगे, आप पी भी का पावर गामा अप्लाई कर दोगे कि ये हो जाएगा, और ऐसा अप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ था, क्या दिया होता कि पी कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एडियाबेटिक है, साथ में क्या पी कांस्टेंट है, मतलब एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग का प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका इस कंडीशन का मतलब यानी पी ऑफ सराउंडिंग, कभी क्वेश्चन में अगर पी ऑफ सराउंडिंग कांस्टेंट दिखता है, इसका मतलब प्रोसेस फास्ट हुआ है, क्या हुआ है, फास्ट हुआ है। अब फास्ट बोले इसका ऑपोजिट हो, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो प्रोसेस फास्ट हुआ है, अपोजिट ऑफ इरिवर्सिबल हुआ है। ठीक है, तो पी भी पर जो पी भी के ऊपर गामा जो होता है, एक फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं जब रिवर्सिबल प्रोसेस था उस केस में। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ है, इसमें इसको अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमेशा वैलिड है, तो ऐसे केसेस में हम फॉलो करते हैं फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ बेसिकली एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ, तो यहाँ का टेम्परेचर टी मानते हैं, तो यहाँ का टी फाइनल क्या होगा हमको निकालना है, तो फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू जीरो है ना, क्यू जीरो है, बोल सकते हैं कि डेल्टा यू, ठीक है, प्लस जो वर्क है डेल्टा यू प्लस वर्क ऑफ सराउंडिंग, वर्क ऑफ, चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो सराउंडिंग का वर्क डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट लोग किसका लिखो, केमिस्ट्री वाला लिख लो एक बार। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्यू प्लस, एक सेकेंड, क्यू प्लस वर्क ऑफ सराउंडिंग डेल्टा यू होगा, क्यू तो जीरो है, वर्क ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, तो चूंकि एक्सपेंशन हुआ है, वॉल्यूम क्या हो बढ़ा है, तो ये क्या होगा, आपका प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना दिया, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ लोग। क्वेश्चन ध्यान देना,
1 एटीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर 1 एटीएम था आपके पास, तो 1 एटीएम प्रेशर है, ठीक है। एक्सपेंशन है तो वर्क सराउंडिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस कर ले। और यहाँ वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम चाहिए 2 - 1, ये हो जाएगा आपका सराउंडिंग का काम, इक्वल टू डेल्टा यू है। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी बी डी टी, ठीक है, एन सी बी डी टी। सी बी का वैल्यू क्या हो मोनोटोमिक के लिए, आई थिंक गैस का जो मोल दिया हुआ है, तो गैस का मोल 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। और गैस टाइप क्या है, मोनोटोमिक है, गैस टाइप क्या है, मोनो एटोमिक है, ठीक है। तो अगर 1 मोल पुट करते हैं आपके एक्सप्रेशन में और गैस टाइप पुट करते हैं मोनोटोमिक, तो उसमें ध्यान देना, यानी 1 हो गया। मोनोटोमिक के लिए सी बी कितना होता है, 3/2r। और यहाँ पे क्या, टी माइनस टी एफ माइनस टी, ठीक है, हमको टी एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2r, ठीक है। और यहाँ पे होगा टी एफ माइनस टी, तो टी को आप राइट ले ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2r टी -1 इक्वल टू 3/2r। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एफ, तो टी एफ निकालने क्या होगा, 3/2 से डिवाइड कर दे, तो आप कर सकते, तो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस क्या होगा, 1 बाई जो 3/2r है उसको चेंज कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 2 होगा, नीचे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे r हो जाएगा। इस r का वैल्यू को पुट कर देना आप, इस r का वैल्यू को पुट कर दोगे आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, एक सेकंड, ठीक है। तो अब जब आंसर देखोगे तो आंसर क्या होगा इसको, तो आपका आंसर होगा सी, ठीक है। तो बच्चों लोग, तो इस क्वेश्चन को लोग कवर कर लिए। ये क्वेश्चन आपका एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में आपका सिस्टम अगर नॉन आइडियल गैस का रहेगा तो उसमें डेल्टा यू का चिन्ह दिया हुआ था, आपको पॉइंट 1 का पी और पी दिया हुआ है, पॉइंट 2 का पी और पी दिया हुआ है, आपसे इंथैल्पी चिन्ह पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन लोग कर लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, तो ध्यान दोगे। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड कर लेना, ऐड क्या करना है ध्यान देना, यहीं पे ऐड कर ले। जैसे मान ले, जनरली क्या होता है, जनरली liquid and solids are incompressible, यानी इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली लिक्विड सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब क्या होता है कि हम लिक्विड सॉलिड पे बात कर रहे हैं, तो एच और यू, एच इक्वल क्या, यू प्लस पी होगा। तो डेल्टा एच अगर निकालते हैं तो डेल्टा एच में ध्यान देना, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी का हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर पी कांस्टेंट होगा उसके साथ पी डेल्टा पी रहेगा। और आपको पता है कि लिक्विड में सॉलिड्स का डेल्टा भी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कंप्रेसिबल होता नहीं है। तो अगर हम प्रेशर चेंज नहीं करेंगे तो होता क्या है कि लिक्विड सॉलिड कंप्रेसिबल होता नहीं है, तो का क्या होगा, वॉल्यूम जो V1 V2 क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब डेल्टा ए टर्म जीरो हो जाएगा, ए टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि लिक्विड सॉलिड्स के लिए डेल्टा जो डेल्टा यू का आता है सेम रहता है, डेल्टा इक्वल डेल्टा यू किसके लिए, फॉर लिक्विड इन सॉलिड्स,
तो लिक्विड सॉलिड्स का डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। डेल्टा एच क्या रहेगा, डेल्टा यू क्या होगा, सेम रहेगा। ये चीज आप ऐड कर लेना कि लिक्विड सॉलिड्स का जो इंथैल्पी चेंज होगा वही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, वही होगा आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, चलो ध्यान दोगे आपके पास क्या है कि H इक्वल टू क्या, U प्लस पी भी है। तो अगर हम चेंज निकालते हैं, DH निकालते हैं, DH क्या होगा, तो DH होगा DU प्लस डी ऑफ पी भी, DU प्लस डी ऑफ पी भी। अगर हम ज्यूम करते हैं कि P और B दोनों चेंज कर रहा है, अगर हम ज्यूम करते हैं कि P और B दोनों चेंज कर रहा है, ठीक है, तो DH इक्वल टू क्या होगा, DU प्लस डी ऑफ पी भी, ठीक। तो सब लिख सकते हो DU प्लस PdV प्लस VdP। अगर हम जूम करते हैं प्रेशर भी चेंज कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि PdV के साथ हमको VdP भी लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका डी इक्वल टू क्या आ रहा है, DU प्लस PdV प्लस VdP आ रहा है। और ध्यान रखना, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ से हम क्या ले सकते हैं, तो ये जो फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ से हम क्या सीखे थे कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी प्लस पीडीवी, डी प्लस पीडीवी। तो डी प्लस जो पीडीवी का टर्म है, यानी यहाँ जो टर्म है, इसके बदले हम डी क्यू लिख सकते हैं। इसके मतलब डी क्यू लिखो, इसका मतलब क्या होगा कि डी एच इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू प्लस वी डी पी। यानी इंथैल्पी और हीट चेंज सेम नहीं होता है, ध्यान देना। आप इंथैल्पी चेंज को हीट एक्सचेंज के इक्वल कभी नहीं कर सकते हो। इक्वल कब करोगे, उसमें एक ही केस होगा। तो इंथैल्पी चेंज और हीट चेंज के बीच का रिलेशन बता दिया आपको हम, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस केस में क्या होता है, डीपी का टर्म जीरो हो जाएगा। जब डीपी टर्म जीरो हो तो वीडीपी भी जीरो हो जाएगा। उस केस में इंथैल्पी चेंज और हीट चेंज सेम होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंथैल्पी चेंज और हीट चेंज सेम कब करो, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट चेंज होता है उसको आप डेल्टा एच लिख सकते हो। इसको आप हमेशा नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो हीट चेंज इक्वल टू इंथैल्पी तभी होता है जब आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सिमिलरली अगर तो यानी इसका मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो हीट चेंज होता है उसको हम इंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दोगे, अगर पास फर्स्ट लॉ है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है जी, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, अब क्या, अगर वी कांस्टेंट हो तो डी भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये टर्म जीरो। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का जो हीट चेंज होता है उसको लिखते हैं डेल्टा ई, डी यू के बराबर लिख सकते हैं। यानी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा ई। तो ध्यान देना, आप जानते हो कि हीट जो होता है, हीट पाथ पे डिपेंड करता है। हीट क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। यानी पाथ हम चेंज करेंगे तो हीट का वैल्यू चेंज करेगा। बट इन बट यू एच इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी सब क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान देना, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर का हीट निकालोगे तो कुछ अलग आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट निकालो कुछ अलग आएगा। तो यहाँ बोला गया है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट आप निकालते हो तो उसको आप डेल्टा यू के बराबर बोल सकते हो, उसको आप डेल्टा यू के बराबर बोल सकते हो। और कांस्टेंट प्रेशर का हीट अगर निकालते हो तो उसको डेल्टा एच के बराबर बोल सकते हो। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसको हम इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसको हम इंथैल्पी चेंज बोल सकते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट का एक्सचेंज होगा उसको हम इंटरनल का चेंज बोल सकते हैं। इसको आप याद रखना, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम का जो हीट एक्सचेंज उसको बोलते हैं डेल्टा यू, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपका सिस्टम अगर पॉइंट वन से पॉइंट टू पे जा रहा है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, और सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, ये सिस्टम रिएक्टिव है, सिस्टम
रिएक्टिव है तो क्या होगा, ध्यान देना। तो ध्यान देना, H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू U प्लस PV होगा। तो अब जो PV है, PV को हम लिख सकते हैं nRT। अगर हम एज्यूम करते हैं कि सिस्टम का आइडियल गैस होगा तो PV को लिख सकते हैं हम nRT। तो यहाँ पे देखो nRT को NGRT लिखा हुआ है, NG मतलब गैसेस मोल। ऑब्वियसली PV के लिए nRT हम अप्लाई किस लिए करते हैं, गैसेस के लिए। तो यहाँ पे NG मतलब क्या है, गैसेस मोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका H। ठीक है, अब ध्यान देना, हम बात करते हैं कि अगर चेंज होगा तो चेंज होगा कैसे लिखेंगे। मतलब ये तो हो गया H इक्वल टू U प्लस NGRT है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम डी करें, जो चेंज होता है चेंज को लिखना चाहते हैं, तो चेंज को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो डी एच इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डी ऑफ NRT। ठीक है, अब ध्यान देना, चूंकि हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि आपका प्रोसेस में आपका टेम्परेचर और गैस का मोल भी चेंज कर सकता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री में गैसेस मोल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे N1 होगा गैस का मोल, तो यहाँ पे गैस का मोल N2 हो सकता है। ठीक है, गैस का मोल चेंज कर सकता है। ठीक, यहाँ से इस डी ऑफ NRT से R बाहर ले लें, तो यहाँ पे क्या हो, डी ऑफ N इंटू टी। तो टेम्परेचर और मोल दोनों चेंज कर सकता है। अगर मैं जूम करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तो मैं जूम करके बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, तो बस चेंज होने के लिए बचा क्या, तो बचा गैस का मोल। तो गैस का मोल बस चेंज कर सकता है। तो इस केस में आप तो रिलेशन निकाल सकते हो, यानी यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या है, कांस्टेंट जूम किया गया है, तो आपका टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया है। तो उस केस में क्या होगा, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस आर टी डी एन जी। डी एन जी मतलब गैसेस मोल का डिफरेंस, गैसेस मोल का डिफरेंस, यानी बहुत इसको लिख सकते हैं। तो अगर ये एक छोटा सा चेंज के लिए लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम फाइनाइट चेंज के लिए लिखें, फाइनाइट चेंज के लिए अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, इन गैसेस मोल का डिफरेंस आर टी। एक रिलेशन मिल गया आपको, ये आपको रिलेशन मिल चुका है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कब अप्लाई करना है, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, जब आपका टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस केस में इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक, अब ध्यान देना, इसको अप्लाई उसको इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं हम, इसमें अप्लाई इसको कैसे करना होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन आपको दिया है तो यहाँ पे आपको सम रिएक्शन लिखा हुआ है बहुत सारा। जैसे मान लो पहले रिएक्शन पे हम काम कर रहे हैं, तो पहले रिएक्शन क्या, PCl5 गैस, ये PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस मोल का डिफरेंस कितना है, यहाँ गैसेस मोल का डिफरेंस, यहाँ पे राइट में कितना गैस है, तो राइट साइड में दो गैस है, क्या है, दो गैस है राइट साइड में। और लेफ्ट में कितना गैस है, लेफ्ट में एक गैस है। तो दो गैस माइनस एक गैस। ठीक है, डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा, तो यहाँ डेल्टा एन जी 1 लिखा हुआ है। तो आपको डेल्टा एन जी निकालना कैसे समझा रहे हैं, यानी आपके पॉट में जितना गैस होगा माइनस रिएक्टेंट में जितना गैस होगा, उसका डिफरेंस निकालना आपको। जैसे इस केस में देखेगा, जैसे मान लीजिए केस हम लिख रहे हैं आपके सामने, N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो इसमें राइट में कितना गैस आपके पास है, राइट में दो गैस है, और लेफ्ट में कितना है, चार गैस है। तो इसका डेल्टा जी क्या होगा, -2 होगा, क्या होगा, -2 होगा। तो डेल्टा जी का मतलब होता है राइट, यानी राइट यानी प्रोडक्ट का कितना मोल है गैस का, और लेफ्ट यानी रिएक्टेंट में कितना गैस है, मतलब रिएक्टेंट में कितना गैस है, उसको डिफरेंस निकालना, उसका डिफरेंस आपको निकालना है, उसका आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो अमोनिया वाले में 2 अमोनिया का मोल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3 और 1 4 हो गया। तो 2 माइनस 4 कितना हो, -2 होगा। इसमें सिर्फ गैस के लिए अप्लाई करना, इसमें सॉलिड लिक्विड को काउंट मत करना, पहले हम बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए इस केस में सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे कार्बन सॉलिड इसको काउंट मत करना, यहाँ पे राइट में एक गैस है, लेफ्ट में एक गैस है, राइट में C2 गैस है और लेफ्ट में O2 गैस है। तो गैस में डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान देना इसको इसमें आपको क्या करना है, इन सब रिलेशनों को फाइंड करना था कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन क्या है।
तो फाइंड रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो यार कुछ नहीं करना, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो हर केस का डेल्टा एन जी पता कर ले। तो इसके से डेल्टा एन जी क्या होगा, 1 होगा। सेकंड केस में क्या होगा, 0 होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। थर्ड केस का डेल्टा एन जी कितना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/2 गैस है, माइनस आप होगा। फोर्थ केस में भी क्या होगा, आपका राइट में 1 है और लेफ्ट में 3/2 है, तो फिर से क्या माइनस हाफ होगा। फिफ्थ केस में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। और सिक्स केस में क्या है, यहाँ पे सॉलिड गैस, तो राइट में एक गैस है और लेफ्ट में 0 गैस है। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एन जी क्या होगा, 1 होगा। तो हर केस का हम डेल्टा एन जी पता कर लिए। डेल्टा एन जी के बेसिस पे इस इक्वेशन को लिख लिया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आप रिलेशन पता चलते जाएगा। अब ध्यान देना, जब अगर मान लीजिए तो कैलकुलेशन के लिए कभी बोलता है, कभी भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा, तो ध्यान देना इसमें आपको करना क्या है, उससे पहले ध्यान दें। डेल्टा एन जी के बेसिस पे आप बता पाओगे कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में बड़ा कौन है। तो ध्यान देना, डेल्टा एन जी अगर 0 होगा, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल होगा। इंथैल्पी चेंज और इंटरनल चेंज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। डेल्टा एच डेल्टा यू है, तो ध्यान देना वो यहाँ लिखा हुआ है कि डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर 0 होता है, इसका मतलब क्या, डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होगा, बराबर होगा। डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से बड़ा होगा, ठीक है। डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से छोटा हो जाएगा। सिंपल सी चीज है ना, कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। तो अगर एन जी का नेगेटिव वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू से कुछ घट गया, डिक्रीज कर जाएगा। तो डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से कुछ डिक्रीज कर चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप, इतना ध्यान देना। डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होगा, मतलब डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर होगा। पॉजिटिव मतलब ये काम करना है, ठीक है। नेगेटिव मतलब ये काम करना है, ठीक। बस में अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ मैं। कभी कभी होता है कि आपको डेल्टा एच दे देगा, डेल्टा यू निकालने बोल देगा, तो उसमें आप क्या काम करो, ध्यान देना। बहुत लोग गड़बड़ करते हो कि इसका यूनिट में गड़बड़ करते हो। तो यहाँ पे आप आर का वैल्यू क्या लोगे, ध्यान देना आप। तो यहाँ आपको पता है, देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू अगर दोनों जूल में लिया हुआ है, तो उस केस में आपका आर का वैल्यू लेना 8.314, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का अगर बारे में बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एच ध्यान देना, अगर डेल्टा एच होगा किलो जूल में, ठीक है, तो डेल्टा यू को भी किलो जूल में लेना पड़ेगा आपको। तो उस केस में जो आर का वैल्यू होगा, तो आर टी अब आर का वैल्यू पुट करना 8.314 और टी दोनों केस में केल्विन में। लेकिन ध्यान देना, जो आर टी का वैल्यू है, उस केस में आप आर टी के वैल्यू को डिवाइड करना 1000 से, इसको डिवाइड करना 1000 से, ताकि किलो में चेंज हो रहा है। आर का वैल्यू पुट करना है 8.314, लेकिन आर टी के वैल्यू को डिवाइड कर देना आपको 1000 से, ताकि किलो जूल में चेंज हो जाए, ठीक। सिमिलरली अगर डेल्टा एच का वैल्यू होगा कैलोरी में, कैलोरी, तो उसके इसमें आप आर का वैल्यू लेना 2 लेना, ठीक। और अगर किलो कैलोरी रहेगा, तो यार आपको करना क्या है कि आपको आर टी का वैल्यू निकालना है, आर टी का वैल्यू निकालना है और आर टी के वैल्यू को डिवाइड करना 1000 से, ताकि भी, और इस मार्क का वैल्यू पुट करना 2, ताकि पूरा का टर्म हो जाए किलो कैलोरी में, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है कि कब आपको क्या यूनिट को लेना है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन के चक्कर में क्या करते हो आप, यूनिट में गड़बड़ करते हो और आपको कैलकुलेशन पे रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप तो यूनिट का प्रॉपर ध्यान देना इस कैलकुलेशन में, ठीक है। अब ध्यान दोगे आप लोग, हम बता चुके हैं कि जब हम इंटरनल एनर्जी डिफाइन किए थे, उस टाइम में इंटरनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी का टर्म था
और प्लस बॉन्ड एनर्जी का टर्म था, ठीक है। तो जब अगर सिस्टम रिएक्टिव होता है तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद भी आपका आपका ये टर्म तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद भी आपका डेल्टा यू जीरो नहीं, नॉन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है, आपका बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें दो केस हम लेके जो पहले बात की है वही यहाँ समझाया हुआ है। या तो गैस का मोल कांस्टेंट नहीं होगा और बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा, तो दोनों का टर्म आएगा। या फिर अगर गैस का मोल कांस्टेंट होगा तो उस केस में आपका बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है, तो दोनों रीजन के कारण आपका डेल्टा यू कब जीरो नहीं बोल सकते हो। किसके लिए? अगर सिस्टम आपका रिएक्टिव होगा तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिलेशन ड्राइव किया जो ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ ए पेज ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और इस पेज को भी ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहेगा। जो डाउट्स हमारे से पूछ लो चलो।